नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष क्लास में। आज जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, आपने केजीएफ का नाम तो सुना ही होगा, कोलार गोल्डफील्ड। इसके अलावा पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे रॉकी भाई को कौन नहीं जानता। पर आज मैं आपके सामने रॉकी भाई से रिलेटेड नहीं आया हूं। आज मैं उस विषय पे आपसे बात करने आया हूं जो है हाई सी ट्रीटी, उच्च सागर से संबंधित जो एक संधि है, उसके बारे में विचार में आपसे मैं प्रस्तुत करूंगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे काम आती है, भारत ने क्या किया है, भारत के लिए इससे क्या लाभ होने वाला है, इसी से रिलेटेड, और मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, उससे रिलेटेड ये प्रश्न पूरे आपके सॉल्व आप कर पाएंगे। क्या होता है आप एनक्लोज, आप ये भी जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आपको याद होगा, ये जो हमारे रॉकी भाई हैं, केजीएफ 2 में आखिरी में समुद्र में इन्हें मिसाइल मारकर, शिप से मिसाइल मारकर गिरा दिया जाता है। आपको वो लास्ट वीडियो भी याद आ रहा होगा, आपको वो याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, जब बोला जाता है कि इंडोनेशिया की भी पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है, इंडिया की भी पड़ी हुई है, और आप इंडिया की टेरिटरी में आ रहे हैं, आपको वहीं जहाज रोकना होगा, अदरवाइज आपको वहां पर ही गिरा दिया जाएगा, आपको मिसाइल मार दी जाएगी, आपको डुबा दिया जाएगा। याद आ रहा है? जी हां। तो आखिरकार इंडिया की टेरिटरी कैसे डिसाइड हुई, चलिए इसी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। रॉकी भाई को आप देख रहे होंगे, बार बार जब मिलते हैं मूवी में तो एक विशेष आकृति और एक विशेष उमंग हमें दिखाई देती है। पर एग्जाम में रॉकी भाई तो आएंगे नहीं, तो एग्जाम में क्या आ सकता है, चलिए इसकी बात हम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि समुद्र में किलोमीटर तो होता नहीं, तो समुद्र की सीमा का सीमांकन कैसे किया जाता है, आखिरकार कहां तक भारत का भाग है, कहां तक श्रीलंका का भाग है, बांग्लादेश कहां से लगेगा, पाकिस्तान की बॉर्डर कहां से लगेगी समुद्र में। इसी के लिए यह बनाया गया, इसका नाम है एनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। समुद्र में बना हुआ समुद्र का कानून है ये, और किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशन ने बनाया। तो इसे सामान्य तरीके से यदि मैं आपको समझाऊं तो ये हमारा बेस लाइन है, अर्थात ये वो क्षेत्र है जहां पर मुख्य भूभाग समाप्त होता है। तो इस बेस से लेकर 12 नॉटिकल मील तक, कितने नॉटिकल मील तक? तो बेस लाइन से लेकर, ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन से लगभग 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इस 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को प्रादेशिक सागर कहा जाता है। इसे टेरेस्ट्रियल वाटर कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल सी कहा जाता है। इस बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल, या वहां से लेकर यहां तक, अर्थात यहां से यहां तक का जो क्षेत्र 12 से 24 के बीच का जो क्षेत्र, इसे कॉन्टेजियस जोन कहा जाता है, इसे सन्निहित क्षेत्र कहा जाता है। और आगे बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक आगे खिसकते हैं, 12 तक प्रादेशिक, 24 तक सन्निहित, और उसके आगे 200 तक चले जाएं तो इसे EEZ कहा जाता है, इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। बट 200 नॉटिकल मील के बाहर क्या कोई कंट्रोल है? किस देश का कंट्रोल है और किस देश का कंट्रोल नहीं है? तो 200 नॉटिकल मील के बाहर के क्षेत्र को कहा जाता है हाई सी, इसे हिंदी में कहा जाता है उच्च सागर। और इस उच्च सागर के क्षेत्र में किसी देश का नियंत्रण नहीं होता, सभी देशों का समान नियंत्रण होता है। यदि आधार से 12 नॉटिकल मील, जिस भी देश की समुद्र सीमा है, वहां से यदि 12 नॉटिकल मील तक के इलाके में यदि आप रहें, तो समुद्र के क्षेत्र में भी और उसके ऊपर के वायुगत क्षेत्र में भी उस देश का ही पूरा नियंत्रण है। एयरबेस पर भी और वायु के साथ समुद्र के क्षेत्र में भी उसी देश का पूर्ण नियंत्रण होता है जहां का ये समुद्री क्षेत्र है। यहां पर सभी चीजें उस देश के द्वारा पूर्ण नियंत्रण में रहती हैं। 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसे कॉन्टिग्यूअस या सन्निहित क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में आप लिमिट का काम कर सकते हैं, आप किसी से टैक्स वसूल सकते हैं। यदि कोई पर्यावरण के हित में काम नहीं कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, तो आप यहां टैक्स वसूल सकते हैं। इसके अलावा 24 नॉटिकल से और आगे की ओर यदि हम चलें तो इसे EEZ कहा जाता है, इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और यहां पर वह देश जिसका ये एरिया है, वहां पर वो किसी एक आइलैंड का, किसी द्वीप का निर्माण कर सकता है,
वो वहां पर कोई माइनिंग से रिलेटेड काम कर सकता है, वो यहां से पेट्रोल निकाल सकता है, या कोई भी गतिविधि रिसर्च से रिलेटेड कर सकता है। बट ये जो 200 नॉटिकल से बाहर का इलाका है, यहां पर कुछ नहीं कर सकता है। अब मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो रॉकी भाई का ये जो जहाज था, और ये जो रॉकी भाई हमारे खड़े हुए हैं, ये रॉकी भाई का जहाज पहले जब हाई सी में रहता है तो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, थल सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बट जैसे ही उनका जहाज 200 नॉटिकल मील के अंदर आने का प्रयास करता है, तो आप देखिएगा नेवी उन्हें एक वार्निंग साइन देती है कि भाई साहब, आप इंडियन की टेरिटरी में आ रहे हैं, आप मत आइए, और आ रहे हैं तो उसका कारण बताइए, और नहीं बताएंगे तो आपके एक जहाज को नष्टे नाबूद कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, जल में डुबा दिया जाएगा। और यही होता है कि जैसे ही वो जहाज शिप 200 नॉटिकल के अंदर प्रवेश करता है, उसे वहीं डुबा दिया जाता है। एक बार जाकर जरूर देखिएगा, आप फिर से एक बार अपने आप को रिबैक कीजिएगा उस लास्ट सीन को यूट्यूब में या जहां पर भी आप मूवी देखते हैं, तो आपको अब जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। और मूवियां हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं, बस सीखने की लालसा हो। तो चलते हैं आखिरकार एनक्लोज क्या है, जो वही जो चीज मैंने आपको बताई थी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी से रिलेटेड ये दिखाई देता है। तो एनक्लोज से संबंधित ये सभी चीजें थी, बट ये अभी हमारे लिए उतने काम की नहीं थी, मैंने आपको समझाया। पर हमारे काम का जो है वो ये है रॉकी भाई। और रॉकी भाई कैसे रिलेट करते हैं, मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये जो जहाज है वो जैसे ही 200 नॉटिकल मील के अंदर आता है, ये नॉटिकल मील के बाद जैसे ही अंदर वह बिना बताए प्रवेश होता है, उसे मिटा दिया जा सकता है, उसे कैद कर लिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, हर चीज हमें ज्ञान जरूर सिखाती है, पर जो आज का विषय है वो विषय अनक्लोज नहीं है, हमारा विषय हाई सी की ट्रीटी है, उच्च सागर की जो संधि है उसके बारे में है। तो आखिरकार क्या है, तो हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल ने क्या किया है, तो इस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पड़े जो बाहर का क्षेत्र है, जो जैव विविधता से परिपूर्ण है, उस समझौते पर हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उच्च संधि के रूप में हमने इसे जाना है। इसके अलावा इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो इसका नेतृत्व करेगा हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो जो भी पृथ्वी से रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड भूकंप हो या कोई गतिविधि हो, तो उससे रिलेटेड पृथ्वी मंत्रालय काम कर रहा है। तो क्या है, तो उच्च सागर वह क्षेत्र है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर का होता है, अर्थात कितने नॉटिकल मील के बाहर का, तो 200 नॉटिकल मील के बाहर का होता है। ये 1958 में जिनेवा जो सम्मेलन था उसके अनुसार था कि समुद्र के क्षेत्र में किसी देश के प्रादेशिक जल या आंतरिक जल में शामिल नहीं किया जाएगा, इसे हाई सी कहा जाएगा, जो बेसिकली 200 नॉटिकल मील के बाहर का होता है। ये 200 नॉटिकल मील तो समुद्र में है, पर आपको समझना हो तो आप ये समझ लो कि आधार से 370 किलोमीटर के अंदर नहीं आ सकते। बाहर का जो क्षेत्र है वही क्या कहलाएगा, इसी बाहर का क्षेत्र को हाई सी के नाम से जाना जाता है। अब वैश्विक रूप में यदि हम देखें तो हाई सी का क्षेत्र जो टोटल ओशियन है, टोटल महासागर है, उसके क्षेत्र का कितने परसेंट होता है, 64, क्योंकि भाई इतनी दूर तक कोई देश होता नहीं है, अर्थात 2/3 भाग में यही हाई सी का क्षेत्र होता है। और वर्ल्ड का जो ट्रेड है, विश्व का जो व्यापार है, वो इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। ये किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और यहां पर कोई भी देश नौवहन कर सकता, उड़ान भर सकता है, इकोनॉमिक गतिविधि कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, इत्यादि के काम का सभी को समान अधिकार है, क्योंकि 200 नॉटिकल मील के बाहर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक, तो कितने हिस्से पर है, तो 2/3 हिस्से पर जो आपको ये डार्क इलाका दिख रहा है, ये डार्क इलाका हाई सी का ही दिखाई देता है। आखिरकार इस हाई सी का क्या महत्व है, आखिरकार लाभ क्या है, आखिरकार तो उच्च सी आपने अभी देखा कि दुनिया के महासागरों का 64% है और पृथ्वी की सतह के 50% भाग को कवर करता है, और समुद्र विश्व का महासागरों का 64% है और 50% कवर करता है। समुद्र के जीवन के लिए, बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी क्षेत्र में अनेक कई लाख समुद्री जीव रहते हैं और अपना विकास करते हैं। अब करना क्या है, तो ये जो 200 नॉटिकल मील के बाहर का क्षेत्र है, ये मानव के जीने के लिए, मानव के रहने के लिए, अस्तित्व के लिए, चाहे समुद्र का भोजन लेना हो, कोई रॉ मटेरियल चाहिए हो, कोई आनुवांशिक काम करना हो या औषधि से रिलेटेड काम हो, उसके लिए ये सबसे बेस्ट है।
जो कि मानव के हस्तक्षेप के, मानव के नियंत्रण के बाहर के क्षेत्र हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में हाई सी का ट्रीटी की गई है। पर इशू क्या है, तो जैसे जैसे वायुमंडल में, पृथ्वी में गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे ओशियन में, समुद्र में, महासागरों में स्थिति और कठिन हो रही है। एल नीनो के समय भी ये स्थिति और कठिन हो जाती है। पेड़ पौधों के लिए हो या मानव के लिए हो या फसलों के लिए हो, सभी के लिए इसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा या तो पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा, उसमें प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है, याद रखिएगा। और 2100 जब भी आएगा तब अनेक प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी, उसका कारण हम ही होंगे। इसके अलावा ओशियन का जो बाहर का क्षेत्र है, खुले समुद्र का क्षेत्र है, वहां पर खनन, ध्वनि प्रदूषण, केमिकल, रिसाव, आनुवांशिक अपशिष्ट, एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक का निपटान, अत्यधिक मछली पकड़ना, ये सब चीजें है ना, या किसी चीज का प्रवेश करना, समुद्र में पॉल्यूशन करना, ये सब चीजें से दूर होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे रडार से बहुत दूर है। पर याद रखिएगा, हम कितने क्षेत्र को संरक्षित कर पाए अभी तक, तो हम केवल हाई सी के 1% क्षेत्र को संरक्षित कर पाए। ये देख सकते हैं, इतने क्षेत्र को संरक्षित कर पाए सब, बाकी तो कुछ नहीं किए। और कुछ नहीं करना ही सब कुछ है। इसलिए इस हाई सी का हमें क्या करना है, हमें संरक्षण करना है और पर्यावरण के लिए काम करना है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम लगवाया है। उम्मीद करता हूं कि आपने भी वो एक पेड़ जरूर लगाया होगा। तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में, क्या आपने भी अपनी मां के नाम पे या इससे पहले भी किसी आधार पे वो पेड़ लगाया है, और क्या वो पेड़ आज भी सही सकुशल है, और यदि है तो उस पेड़ का नाम जरूर बताइएगा। और आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, जैसे जैसे हम पर्यावरण का विरोध करते हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, अंततोगत्वा वो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं आखिरकार बीबीएनजे क्या है। आज तक डीडीएलजे तो सुना था, क्या आपने बीबीएनजे सुना है? नहीं सुना तो सुनिएगा। ये है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड द नेशन ज्यूरिडिक्शन। याद रखिएगा, ये ज्यूरिडिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए किया गया ये समझौता। तो ये समझौता कैसा समझौता है? तो ये एक औपचारिक रूप में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया गया एक समझौता है, जो अनक्लोज के अंतर्गत ही आता है और अंतर्गत आता है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय एक संधि है। बीबीएनजे का जो समझौता है ये अनक्लोज के अंतर्गत तीसरा कार्यान्वयन के अंतर्गत किया गया एक प्रमुख समझौता है, जिसमें अलग अलग कामों को भी हमने किया है। इसके अलावा अनक्लोज क्या है वो हमने बात कर ली थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अंगीकार कब किया गया है इस समझौते पर? हमने तो 2023 में हमने इसे अपनाया है, और 2 वर्षों तक जो हस्ताक्षर के लिए हम खुले रहेंगे। 60 देशों ने 120 दिनों के बाद ये समझौते को लागू किया है, और अंतरराष्ट्रीय रूप में अब ये बाध्यकारी हो चुका है। इसके अलावा जून 2024 तक 91 देशों ने बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और 8 पक्षों ने इसकी 100% पुष्टि भी कर ली। बहुत अच्छी बात है। क्या उद्देश्य है भाई? आखिरकार हम क्या उद्देश्य लेकर चलते हैं? तो प्रेजेंट को तो हमें देखना ही है, प्रेजेंट को तो हमें देखना ही है, साथ ही साथ हमें लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घ समय के लिए राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को, अर्थात जो हमारे नियंत्रण में पूर्ण रूप से नहीं है, पर उस क्षेत्र का भी हमको क्या करना है, हमें बचाना है, उसका हमें संरक्षण करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बीबीएनजे के क्या इंपॉर्टेंट है, तो बीबीएनजे संधि की 4 प्रमुख एलिमेंट दिखाई देते हैं, 4 तत्व दिखाई देते हैं। पहला है जो अनुवांशिक संसाधन है, जिसमें हमें बहुत लाभ हो सकता है, इसका न्याय संगत हमें बंटवारा करना है। इसके अलावा समुद्र का जो संरक्षण क्षेत्र है इसे और ज्यादा बढ़ाना है, और इसका उपाय करना है कि कैसे करके हम उपाय कर सकते हैं। ये नहीं करना है, जीव जंतुओं के लिए बड़े हानिकारक है प्लास्टिक, इसलिए प्लास्टिक का प्रतिबंध किया गया, और पूरा विश्वास है मुझे कि आप भी अब प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते होंगे। इसके अलावा क्षमता निर्माण करना है, समुद्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो हाई सी ट्रीटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ट्रीटी हमें और आगे अनक्लोज के अंतर्गत काम करने पर मजबूर करती है और बाधित भी करती है। बाध्यता महत्वपूर्ण है। इस ट्रीटी पे 2023 से बातचीत की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है, किसी भी देश के राष्ट्रीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ाना है, और वही है लगातार कई देश इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं, और बढ़ना भी चाहिए, चूंकि दुनिया के
1% हाई सी को हम क्या कर पाए हैं, संरक्षित कर पाए। और यूनाइटेड नेशन का जब साथ होगा तो ये चीज और भी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसका अंगीकार भारत सहित दुनिया के अलग अलग देशों ने किया है और नौवहन के लिए, नाव नेविगेशन के लिए, फिशरीज के लिए, मछली पकड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात कौन सी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ब्लू इकोनॉमी, जो हम जानते हैं नीली क्रांति आप जिसे कहते हैं, मत्स्य से संबंधित समस्या या मत्स्य से संबंधित जो क्रांति, उसके लिए महत्वपूर्ण है और इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है। तो विशेष यही था कि हाई ट्री की जो ट्रीटी है ये विश्व भर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जुड़ना भारत के लिए बहुत अच्छा है। ऐतिहासिक समझौते में हम जुड़े हैं और भारत हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है और पुरातन समय से ये करता आया भी है। तो विश्व में ध्यान रखिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है और क्या है, कैसा है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि एनक्लोज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, वो मेरे प्यारे अधिकारियों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। मुलाकात फिर से अगले वीडियो में होगी। अपना ध्यान रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए और खूब मन लगा के जिस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं, मुख्य रूप से एमबीबीएससी की, तो एमबीबीएससी के लिए जी जान से लगिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।